नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी शिक्षण वीडियो के प्रश्नों को हल कर रहे थे और हमने 200 प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू कर रखी थी लक्ष्य भेदी सीरीज नाम से, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 1 से 71 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है और इससे संबंधित हमारी 6 क्लासें पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को आप देख सकते हो। हिंदी शिक्षण विद्या नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वह क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी। और ये क्लास है जो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026 जुलाई में होने वाला है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ये। साथ में रेड सीटेट या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इन क्लासों को जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। पहला प्रश्न है, व्याख्या प्रणाली में सम्मिलित है व्यास तुलना टीका, व्यास परिभाषा टीका, व्यास समीक्षा टीका, व्यास तुलना या समीक्षा। तो व्याख्या प्रणाली में सम्मिलित रूप है व्यास, समीक्षा और टीका। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति आत्मा काव्य से, रीति ही काव्य की आत्मा है, किसने कहा है? आनंदवर्धन ने, वामन ने, विश्वनाथ ने या उपयुक्त सभी ने? तो ये कथन है वामन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की पाठ योजना का सही क्रम है। हमें व्याकरण की पाठ योजना का सही क्रम बताना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, श्यामपट सार, सामान्यकरण, उद्देश्य कथन। प्रस्तावना, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उद्देश्य, प्रस्तावना, सामान्यकरण या श्यामपट सार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। व्याकरण की पाठ्य योजना का सही क्रम है, पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की जाएगी, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर श्यामपट सारांश, फिर उसका सामान्यकरण करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीएस वॉल्यूम के अनुसार मूल्यांकन का आधार है शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षक उद्देश्य, विकल्प ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से गद्य का भेद नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा गद्य का भेद नहीं है। कहानी, उपन्यास, कविता या जीवनी। तो इनमें से जो गद्य का भेद नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो गद्य का भेद नहीं है, वो नहीं है कविता। कविता गद्य का भेद नहीं है। अगला प्रश्न काव्य शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी काव्य शिक्षण की विधि नहीं है? भाषा अनुवाद विधि, व्यास या भाष्य विधि, अव्याकरीकृत या भाषा संसर्ग विधि या गीत नाट्य विधि। तो भाषा अनुवाद विधि ये भी काव्य शिक्षण की विधि है, व्यास भाष्य विधि ये भी काव्य शिक्षण की विधि है, गीत नाट्य भी काव्य शिक्षण की विधि है। अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि ये विधि काव्य शिक्षण की नहीं है। तो ये विधि किसकी है? ये विधि है व्याकरण शिक्षण की। ये विधि किसकी है? व्याकरण शिक्षण की। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। रचना शिक्षण मूलतः 5 प्रकार का होता है। गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं। पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषण प्रश्न होते हैं।
तो भाषा शिक्षण विधियों में कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सही है। रचना शिक्षण के 5 प्रकार होते हैं, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा ये। रचना शिक्षण के 5 नहीं, रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक। तो इस कारण से गलत हो जाएगा। बाकी गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं, सही है ये। और पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषण प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमें असत्य कथन का चयन करना है। प्रस्तुतिकरण को विषय स्थापना भी कहा जाता है, प्रस्तावना को पाठो स्थापना कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण को पाठो स्थापना कहा जाता है। तो प्रस्तुतिकरण को विषय स्थापना कहा जाता है, सही है। प्रस्तावना को पाठो स्थापना कहा जाता है, सही है। प्रस्तुतिकरण को पाठो स्थापना कहा जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण का प्रयोग स्पष्ट रूप से किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में या उपयुक्त सभी? तो जो नाटक शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है रामायण में। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में भाषा के कौन से सिद्धांत पर बल दिया गया? क्या इसमें स्वाभाविकता का सिद्धांत पर बल दिया गया, रुचि के सिद्धांत पर, अनुपात या कर्म के सिद्धांत पर या उपयुक्त सभी? तो जो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड है इसमें भाषा के रुचि सिद्धांत पर ध्यान दिया गया है, रुचि के सिद्धांत पर ध्यान दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, रुचि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास, प्रयोग का सिद्धांत, एकता, सहभागिता का सिद्धांत, व दोनों, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है इसको जाना जाता है अभ्यास एवं प्रयोग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए किस सिद्धांत पर आधारित है? उद्देश्य, चयन विभाजन का सिद्धांत, एकता सहभागिता सिद्धांत, अनुपात एवं कर्म का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के समय छात्रों की संभावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षण के समय छात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाषा शिक्षण का सिद्धांत कहता है मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, उद्देश्य चयन का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में ग्रहण के साथ साथ अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? बहुमुखी सिद्धांत, भाव अभिव्यक्ति सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण में ग्रहण के साथ साथ अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। तो ये सिद्धांत है मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा सूत्र अमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? पूर्ण से खंड का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, शिक्षण संश्लेषण से विश्लेषण का सिद्धांत, अनिश्चित से निश्चित का सिद्धांत। तो पूर्ण से खंड का सिद्धांत ये शिक्षण का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सरल से जटिल ये भी मनोवैज्ञानिक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर ये भी मनोवैज्ञानिक है।
जबकि जो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला प्रश्न है, यदि खेल के मैदान में कंकड़ पत्थर हो और छात्रों को इन्हें फेंकने के लिए कहा जाए तो वे आनाकानी कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें कहा जाए कि देखते हैं कौन सबसे दूर पत्थर फेंकता है, यह भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत से संबंध रखता है? उत्प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपयुक्त कर्म का सिद्धांत? तो ये निर्भर करता है उत्प्रेरणा या रुचि के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बालक संज्ञा की परिभाषा जानता है तो आंग्ल पढ़ाते समय नाउन की परिभाषा रटवानी नहीं पड़ेगी, उसे केवल इतना बताना पर्याप्त होगा कि जो हिंदी में संज्ञा है वही आंग्ल में नाउन है। यह भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत से संबंध रखता है? रुचि या उत्प्रेरणा का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, एवं व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्वाभाविकता के सिद्धांत पर संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? 5, 8, 2 या 13? तो जो भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है मौखिक और एक होती है लिखित। तो ये 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों और भाषाशास्त्रियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि बोलचाल के द्वारा ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। अतः कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। यह भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उत्प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत, या उपयुक्त कर्म का सिद्धांत? तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो ये सिद्धांत हो जाएगा बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने मुख्य कितनी बातें बताई? रुचि, नैर्तर्य, वैराग्य या सभी? बताइए कि जो अभ्यास के लिए पतंजलि है उन्होंने मुख्य कितनी बातें बताई है? तो इन्होंने बातें बताई है, रुचि भी बताई है, नैर्तन्य भी बताई, वैराग्य भी बताई, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। श्यामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स माने जाते हैं। श्यामपट्ट का आकार वर्गाकार होता है। श्यामपट्ट का अनुपात 3:2 कक्षा के आकार के अनुसार होता है, या उपयुक्त सभी? तो हमें असत्य कथन बताना है। श्यामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स सही है। श्यामपट्ट का आकार वर्गाकार होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। श्यामपट्ट का जो आकार होता है ये वर्गाकार ना होकर ऐसे होता है, आयताकार। तो इस कारण ये गलत हो जाएगा। बाकी श्यामपट्ट का अनुपात 3:2 कक्षा के आकार के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मार्जिन डस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। अस्थायी श्यामपट्ट को लपेट फलक के नाम से जाना जाता है। लकड़ी के श्यामपट्ट को उपयोगी माना जाता है। श्यामपट्ट के बिना कक्षा कक्ष को
श्याम पट के बिना कक्षा को कक्षा कक्ष नहीं कहा जा सकता। तो कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो मार्जिंग जेस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, सही है। आहिस्ता श्याम पट को लपेट पलक के नाम से जाना जाता है, सही है। लकड़ी के श्याम पट को उपयोगी माना जाता है, नहीं दोस्तों, लकड़ी के श्याम पट को उपयोगी नहीं माना जाता है। जबकि जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, जो दीवार पर सीमेंट से बनाए जाते हैं, जिनको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं ज़्यादातर, न कि लकड़ी के श्यामपट। श्यामपट के बिना कक्षा कक्ष को कक्षा कक्ष नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य है अर्थ को स्पष्ट करना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, ज्ञान का स्थायीकरण करना, विषय वस्तु का सरलीकरण करना। तो जो प्रश्नोत्तर कौशल है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक नहीं सॉरी दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी नामक पुस्तक में भाषा के किस शिक्षण सिद्धांत का वर्णन किया गया है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या समवाय का सिद्धांत? तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी में स्वाभाविकता का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जबकि जो हम पीछे के प्रश्न में पढ़ के आए थे कि जो दी प्रिंसिपल द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स ये किस पर आधारित था? तो ये आधारित था रुचि पर, रुचि के सिद्धांत पर आधारित था द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी ये स्वाभाविकता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ग्रामोफोन को चूड़ी का ताजा के नाम से जाना जाता है। लिंग्वाफोन को सीतावाद दे के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय स्थित है। सबसे राज्य स्तरीय लिंग्वाफोन जालाना डोंगरी जयपुर में स्थित है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ग्रामोफोन को चूड़ी का ताजा के नाम से भी जानते हैं, सही ही है। लिंग्वाफोन को सीतावाद यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि लिंग्वाफोन है जो कि एक श्रव्य सामग्री है और इसको सीतावाद यंत्र के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय स्थित है, ये गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय लिंग्वाफोन जालाना डुंगरी में है। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये दे तो सही है ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लिंग्वाफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है, ग्रामाफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है, टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड स्थायी होता है। तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। लिंग्वाफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है, सही है।
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है, सही है। टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड स्थायी होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। टेप रिकॉर्डर का जो रिकॉर्ड है कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो क्या होता है ये, टेप रिकॉर्डर का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड अस्थायी होता है, न कि स्थायी। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची से खंड से सम्मिलित करें। सूची पृष्ठ को सूची से खंड से सम्मिलित करें। संगणक यंत्र, थॉमस अल्वा एडिसन, दूरदर्शन मार्कोनी, रेडियो जेएल बेयर्ड, ग्रामोफोन चार्ल्स बेबेज। तो जो संगणक यंत्र है इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर। तो हिंदी में इसको संगणक कहते हैं। तो इसका संबंध हो जाएगा चार्ल्स बेबेज से, यानी कि जो कंप्यूटर इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो ए का फोर ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, बे में आ रहा है ए का 4। तो आंसर तो यही हो जाएगा हमारा बे, लेकिन और मिला लेते हैं। दूरदर्शन, इसकी खोज की थी जेएल बेयर्ड ने। नहीं दोस्तों, दो आंसर 2 में आ रहा है, बे में आ रहा है, दे में आ रहा है 4। तो दूरदर्शन की खोज जेएल बेयर्ड ने की थी। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। गे का दो किस में आ रहा है, तो बे वाले ऑप्शन में आ रहा, बे वाला ऑप्शन में आ रहा है गे का 2। तो 4 तो कट जाएगा। ग्रामोफोन की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा के का 4, ख का 3, गे का 2 और ग का 1। ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री के कितने प्रकार की होती है। तो हमें एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री के प्रकार बताना है, 5, 6, 3 या 2। तो एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री है वो 6 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है, श्रव्य, दृश्य, डिस्प्ले या प्रक्रिया। तो श्रव्य है, डिस्प्ले है, प्रक्रिया है, दृश्य, ये एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बे इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारी जो लक्ष्य भेदी सीरीज है 200 प्रश्नों की वो पूरी होती है। कमेंट में बताना कि जो हमारी क्लासें हैं वो आपको कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई आप सुधार चाहते हो तो ये भी बतलाना कि क्या क्या कमी है दोस्तों, उस कमी को हम सुधारेंगे और जो अगली क्लास है और उसमें इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों आप इन क्लासों को सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।